इंट्रोडक्शन। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में जिसका नाम है द कोड ऑन वेजेस 2019। ये एक्ट नंबर 29 ऑफ 2019 है और इसे 8 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिली थी। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो इंडिया की वेज रिलेटेड लॉज को कंसोलिडेट और अमेंड करता है। अब सवाल यह है कि ये कोड क्या करता है, तो सिंपल वर्ड्स में समझिए, ये कोड वेजेस और बोनस से रिलेटेड पुराने 4 अलग अलग लॉज को एक साथ मर्ज करके एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाता है। वो 4 लॉज थे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इन सब को रिपील करके एक यूनिफाइड कोड बनाया गया है। ये कोड पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, यानी हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अलग अलग प्रोविजंस को अलग अलग डेट्स पर नोटिफाई करके लागू कर सकती है। तो जरूरी नहीं कि सारे प्रोविजंस एक ही दिन से शुरू हों। जब भी किसी प्रोविजन में कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड का रेफरेंस आता है तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर प्रोविजन के लागू होने की डेट। चलिए अब हम इस कोड के हर एक चैप्टर को डिटेल में समझते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 व्हिच डील्स विद डेफिनेशंस एंड प्रिलिमिनरी मैटर्स। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी प्रोविजंस एंड डेफिनेशंस। चैप्टर 1 में इस कोड का नाम, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और सबसे जरूरी चीज यानी डेफिनेशंस दी गई हैं। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे कोड को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सा वर्ड का क्या मतलब है। तो चलिए हर एक डेफिनेशन को एक एक करके समझते हैं। अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब है वो साल जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, यानी जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यही अकाउंटिंग ईयर है इस कोड के अंडर। एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड का मतलब है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड या फिर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, जो सेक्शन 42 के अंडर बनाई जाती है। ये बोर्ड्स गवर्नमेंट को वेजेस से रिलेटेड मैटर्स पर एडवाइस देती हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए कौन सी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या उसकी अथॉरिटी से चलता है, या फिर रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज या कोई सेंट्रल एक्ट से बना हुआ कॉर्पोरेशन है, या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या उसकी सब्सिडियरी कंपनी है, या ऑटोनोमस बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन या कंट्रोल करती है, और इनसे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स के एस्टैब्लिशमेंट्स भी, तो इन सब के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और बाकी सब एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। कंपनी। कंपनी का मतलब वही है जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है वो पर्सन जो किसी एस्टैब्लिशमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू कोई गिवन रिजल्ट प्रोड्यूस करने का काम उठाता है, या फिर किसी एस्टैब्लिशमेंट के काम के लिए मेयर ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करता है। इसमें सब कॉन्ट्रैक्टर भी इंक्लूडेड है, लेकिन सिर्फ गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स की सप्लाई करना कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाता। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो वर्कर है जो किसी एस्टैब्लिशमेंट के काम में या उससे कनेक्शन में हायर किया गया हो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता हो या ना हो। इसमें इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स भी आते हैं। लेकिन अगर कोई वर्कर जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा रेगुलरली एम्प्लॉय किया गया हो किसी एक्टिविटी के लिए, उसकी एम्प्लॉयमेंट म्यूचुअली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से गवर्नड हो, जैसे परमानेंट बेसिस एंगेजमेंट, और उसे पीरियोडिकल इंक्रीमेंट, सोशल सिक्योरिटी कवरेज और लॉ के मुताबिक वेलफेयर बेनिफिट्स मिलते हों, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं माना जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कॉर्पोरेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कोई भी सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर या किसी भी स्टेट के रिलेटेड लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है या डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड है। कॉर्पोरेशन का मतलब है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन इसमें कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी शामिल नहीं है।
डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर चार्जेबल टैक्स, कंपनीज प्रॉफिट सरप्लस एक्ट 1964 के अंडर टैक्स और एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ के अंडर टैक्स शामिल है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और भी टैक्स जो उसकी नेचर या इंसिडेंस के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स हो, उसे नोटिफिकेशन से डिक्लेयर कर सकती है। एम्प्लॉय, कौन है एम्प्लॉय? एम्प्लॉय की डेफिनेशन बहुत वाइड है इस कोड में। एम्प्लॉय का मतलब है कोई भी पर्सन सिवाय अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अंडर एंगेज किए गए अप्रेंटिस के, जो किसी एस्टैब्लिशमेंट में वेजेस पर एम्प्लॉयड हो किसी भी तरह का काम करने के लिए, चाहे वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो, ऑपरेशनल हो, सुपरवाइजरी हो, मैनेजरियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, टेक्निकल हो या क्लेरिकल हो, चाहे हायर या रिवॉर्ड के लिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड। इसमें वो पर्सन भी शामिल है जिसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय डिक्लेयर किया हो, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन के मेंबर्स इसमें शामिल नहीं है। एम्प्लॉयर, कौन है एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर का मतलब है वो पर्सन जो डायरेक्टली या किसी के थ्रू अपने बिहाफ पर या किसी और के बिहाफ पर एक या ज्यादा एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करता है। अगर एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के थ्रू चलता है तो उस डिपार्टमेंट के हेड द्वारा स्पेसिफाइड अथॉरिटी एम्प्लॉयर होगी, या अगर कोई अथॉरिटी स्पेसिफाइड नहीं की गई तो डिपार्टमेंट का हेड खुद एम्प्लॉयर होगा। अगर एस्टैब्लिशमेंट लोकल अथॉरिटी के थ्रू चलता है तो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयर होगा। इसके अलावा अगर एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री है तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के क्लॉज एन ऑफ सेक्शन 2 में डिफाइंड ऑक्यूपायर एम्प्लॉयर होगा, और अगर सेक्शन 7 के अंडर कोई मैनेजर नेम्ड किया गया है तो वो भी एम्प्लॉयर होगा। किसी भी और एस्टैब्लिशमेंट में वो पर्सन या अथॉरिटी जिसकी अल्टीमेट कंट्रोल है एस्टैब्लिशमेंट के अफेयर्स पर, या अगर अफेयर्स किसी मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर को एंट्रस्ट किए गए हैं तो वो मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर ये सब एम्प्लॉयर है। कॉन्ट्रैक्टर भी एम्प्लॉयर है और डिसीज्ड एम्प्लॉयर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एम्प्लॉयर है। एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है कोई भी जगह जहां कोई इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर या ऑक्यूपेशन चलता हो। इसमें गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है। फैक्ट्री और गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री का मतलब वही है जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 2 क्लॉज एन में डिफाइन किया गया है, और गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस या डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी का ऑफिस या डिपार्टमेंट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच, या वर्कर्स और वर्कर्स के बीच का कोई भी डिस्प्यूट या डिफरेंस जो एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स या लेबर की कंडीशन से कनेक्टेड हो किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग। इसमें एक इंडिविजुअल वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच का डिस्प्यूट भी शामिल है जो डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट या टर्मिनेशन से कनेक्टेड हो या अराइज करता हो। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, मिनिमम वेज और बाकी डेफिनेशंस। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वो पर्सन है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 51 के सब सेक्शन 1 के अंडर अपॉइंट करे। मिनिमम वेज का मतलब है वो वेज जो सेक्शन 6 के अंडर फिक्स की गई हो। नोटिफिकेशन का मतलब है गजेट ऑफ इंडिया या स्टेट की ऑफिशियल गजेट में पब्लिश्ड नोटिफिकेशन। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड किया गया। स्टेट में यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। ट्रिब्यूनल का मतलब वही है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेक्शन 2 क्लॉज आर में असाइन किया गया है। सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर का मतलब है ऐसा काम जिसमें स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम हो जब सिमिलर वर्किंग कंडीशंस में एम्प्लॉयज परफॉर्म करते हैं। और अगर किसी जेंडर के एम्प्लॉयज के बीच स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई डिफरेंस है भी लेकिन वो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का नहीं है एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स और कंडीशंस के रिलेशन में, तो भी वो सेम वर्क या सिमिलर नेचर का वर्क माना जाएगा। वेजेस, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब आती है सबसे क्रिटिकल डेफिनेशन यानी वेजेस। वेजेस का मतलब है सारी रेम्यूनरेशन, चाहे सैलरीज के रूप में हो, अलाउंसेस के रूप में हो या किसी और तरीके से हो, जो मनी में एक्सप्रेस्ड हो या एक्सप्रेस की जा सके। जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स अगर फुलफिल होती हैं तो किसी एम्प्लॉयड पर्सन को उसकी एम्प्लॉयमेंट या उसमें किए गए काम के रिस्पेक्ट में पेएबल होती है। वेजेस में 3 चीजें स्पेसिफिकली इंक्लूड है। पहला बेसिक पे, दूसरा डियरनेस अलाउंस, तीसरा रिटेनिंग अलाउंस अगर कोई हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो वेजेस में शामिल नहीं होती, ये समझना बहुत जरूरी है।
पहला, कोई बोनस जो किसी लॉ के अंडर पेएबल है और जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स के अंडर रेम्यूनरेशन का हिस्सा नहीं बनता। दूसरा, हाउस अकोमोडेशन की वैल्यू या लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस या किसी और अमेनिटी या सर्विस की सप्लाई की वैल्यू जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के जनरल या स्पेशल ऑर्डर से वेजेस की कंप्यूटेशन से एक्सक्लूड की गई हो। तीसरा, एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन जो किसी पेंशन या प्रोविडेंट फंड में जाता है और उस पर अक्रूड इंटरेस्ट। चौथा, कोई कन्वेयंस अलाउंस या किसी ट्रैवलिंग कंसेशन की वैल्यू। पांचवा, कोई अमाउंट जो एम्प्लॉय को उसकी एम्प्लॉयमेंट की नेचर से अराइज होने वाले स्पेशल एक्सपेंसेस के लिए दिया गया हो। छठा, हाउस रेंट अलाउंस। सातवां, कोई रेम्यूनरेशन जो किसी अवार्ड, सेटलमेंट या कोर्ट या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अंडर पेएबल हो। आठवां, कोई ओवरटाइम अलाउंस। नौवां, कोई कमीशन जो एम्प्लॉय को पेएबल हो। 10वां, कोई ग्रेच्युटी जो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर पेएबल हो। 11वां, कोई रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन या कोई और रिटायरमेंट बेनिफिट या एक्स ग्रेचुएट पेमेंट जो टर्मिनेशन पर एम्प्लॉय को किया जाए। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजो है जो समझना जरूरी है। ये है 50% फ्लोर रूल या जिसे हम एंटी स्ट्रक्चरिंग रूल भी कह सकते हैं। ये कहता है कि अगर पहले बताए गए एक्सक्लूडेड आइटम्स यानी क्लॉजेज ए से आई तक की टोटल पेमेंट सारी रेम्यूनरेशन के आधे यानी 1/2 से ज्यादा हो जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी परसेंटेज नोटिफाई करे उससे ज्यादा हो जाए, तो जो अमाउंट उस हाफ या नोटिफाइड परसेंटेज से एक्सीड करेगा वो रेम्यूनरेशन माना जाएगा और वेजेस में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयर वेज स्ट्रक्चरिंग करके एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते ताकि वेजेस कम दिखाएं। ये रूल इंश्योर करता है कि वेजेस आर्टिफिशियली सप्रेस ना हो। एक और प्रोविजो है जो इक्वल वेजेस और पेमेंट ऑफ वेजेस के पर्पस के लिए है। इसमें कहा गया है कि कन्वेयंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, रेम्यूनरेशन पेएबल अंडर अवार्ड, सेटलमेंट और कोर्ट ऑर्डर और ओवरटाइम अलाउंस ये सब भी वेज की कंप्यूटेशन में इंक्लूड होंगे जब इक्वल वेजेस और पेमेंट ऑफ वेजेस की बात आए। एक एक्सप्लेनेशन भी है वेजेस के बारे में। अगर एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को वेजेस के बदले में या उसके हिस्से में रेम्यूनरेशन इन काइंड देता है तो उस रेम्यूनरेशन इन काइंड की वैल्यू अगर टोटल पेएबल वेजेस के 15% से ज्यादा नहीं है तो वो एम्प्लॉय की वेजेस का हिस्सा मानी जाएगी। वर्कर एम्प्लॉय से कैसे अलग है? वर्कर का मतलब है कोई भी पर्सन सिवाय अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अंडर डिफाइंड अप्रेंटिस के जो किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय हो, मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल या सुपरवाइजरी काम करने के लिए हायर या रिवॉर्ड के लिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड। इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट्स भी शामिल हैं जैसे वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट 1955 में डिफाइन किए गए हैं और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज भी जैसे सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 में डिफाइन किए गए हैं। और अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का प्रोसीडिंग चल रहा हो तो वो पर्सन भी वर्कर माना जाएगा जो डिसमिस्ड, डिस्चार्ज्ड, रिट्रेंच्ड या टर्मिनेटेड हुआ हो उस डिस्प्यूट के कनेक्शन या कॉन्सिक्वेंस में या जिसकी डिसमिसल या रिट्रेंचमेंट ने वो डिस्प्यूट पैदा किया हो। लेकिन कुछ लोग वर्कर नहीं माने जाएंगे। पहला, जो एयरफोर्स एक्ट 1950, आर्मी एक्ट 1950 या नेवी एक्ट 1957 के सब्जेक्ट हैं। दूसरा, जो पुलिस सर्विस में एम्प्लॉयड है या प्रिजन के ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं। तीसरा, जो मेनली मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में एम्प्लॉयड है। और चौथा, जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में एम्प्लॉयड है और उनकी वेजेस पर मंथ 15,000 रुपीज से ज्यादा है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अमाउंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करे उससे ज्यादा है। जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की मनाही, सेक्शन 3 और 4। सेक्शन 3 एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है। ये कहता है कि किसी भी एस्टैब्लिशमेंट या उसकी किसी भी यूनिट में सेम एम्प्लॉयर द्वारा सेम वर्क या सिमिलर नेचर के वर्क के लिए जेंडर के आधार पर वेजेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। यानी अगर एक ही तरह का काम है और सेम एम्प्लॉयर है तो मेल एम्प्लॉय को अलग वेजेस और फीमेल एम्प्लॉय को अलग वेजेस देना अलाउड नहीं है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय की वेजेस रिड्यूस नहीं कर सकता। यानी अगर मेल एम्प्लॉय को ज्यादा मिलता था तो फीमेल एम्प्लॉय की वेजेस बढ़ानी होंगी। मेल एम्प्लॉय की वेजेस कम करके इक्वल बनाना अलाउड नहीं है।
इसके अलावा सेम वर्क या सिमिलर नेचर के काम के लिए रिक्रूटमेंट करते वक्त भी जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सिवाय उस सिचुएशन के जहां किसी लॉ के अंडर विमेन की एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड है। अगर कोई डिस्प्यूट आए कि क्या कोई काम सेम या सिमिलर नेचर का है या नहीं, तो सेक्शन 4 के अंडर ये डिस्प्यूट उस अथॉरिटी के पास जाएगा जिसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करे। चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस। चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस के बारे में है। ये एक फंडामेंटल प्रोटेक्शन है जो इंश्योर करता है कि हर एम्प्लॉय को कम से कम एक मिनिमम लेवल की वेजेस मिले। चलिए हर सेक्शन को डिटेल में समझते हैं। मिनिमम वेजेस से कम पेमेंट की मनाही, सेक्शन 5। सेक्शन 5 बिल्कुल क्लियर है। कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को मिनिमम रेट ऑफ वेजेस से कम वेजेस पे नहीं करेगा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है। ये एक नॉन नेगोशिएबल मैंडेट है। मिनिमम वेजेस का फिक्सेशन, सेक्शन 6। सेक्शन 6 के अंडर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेएबल मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करेगी सेक्शन 9 के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए, और ये सेक्शन 8 के प्रोविजंस के मुताबिक होगा। मिनिमम वेजेस दो तरह से फिक्स की जा सकती है, एक टाइम वर्क के लिए यानी समय के हिसाब से, दूसरा पीस वर्क के लिए यानी काम के टुकड़े या आउटपुट के हिसाब से। जहां एम्प्लॉइज पीस वर्क पर एम्प्लॉयड है, वहां भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टाइम वर्क बेसिस पर मिनिमम वेजेस फिक्स करेगी ताकि उन एम्प्लॉइज को टाइम वर्क बेसिस पर मिनिमम रेट मिलना इंश्योर हो। टाइम वर्क बेसिस पर मिनिमम वेजेस 3 तरह से फिक्स हो सकती है, पर आवर, पर डे या पर मंथ। अगर वेजेस आवर, डे या मंथ के हिसाब से फिक्स्ड है तो वेजेस कैलकुलेट करने का तरीका प्रिस्क्राइब्ड होगा। मिनिमम वेजेस फिक्स करते वक्त अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्राइमरीली वर्कर्स की स्किल को ध्यान में रखेगी, जैसे अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड कैटेगरीज के हिसाब से या जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से या दोनों के हिसाब से। इसके अलावा कुछ वर्कर्स के लिए एडिशनल फैक्टर्स भी कंसिडर हो सकते हैं, जैसे वर्क की आर्डुअसनेस, फॉर एग्जांपल अबनॉर्मल टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, हैजार्डस ऑक्यूपेशंस या प्रोसेसेस या अंडरग्राउंड वर्क जो प्रिस्क्राइब किए जाएं। फिक्सेशन के नॉर्म्स भी प्रिस्क्राइब्ड होंगे और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस की संख्या कम से कम रखी जाए। मिनिमम वेजेस के कंपोनेंट्स, सेक्शन 7। सेक्शन 7 बताता है कि मिनिमम वेजेस में क्या क्या शामिल हो सकता है। 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहला, एक बेसिक रेट ऑफ वेजेस और साथ में एक कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के मुताबिक इंटरवल्स में एडजस्ट हो ताकि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के वेरिएशंस के साथ मैच करे। दूसरा, एक बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और कंसेशनल रेट्स पर एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई की कैश वैल्यू जहां ऐसा ऑथराइज्ड हो। तीसरा, एक ऑल इंक्लूसिव रेट जिसमें बेसिक रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और कंसेशंस की कैश वैल्यू सब शामिल हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और एसेंशियल कमोडिटीज की कंसेशनल रेट्स पर सप्लाई की कैश वैल्यू ये कैलकुलेट करेगा वो अथॉरिटी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से अपॉइंट करे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक। मिनिमम वेजेस फिक्स और रिवाइज करने की प्रोसीजर, सेक्शन 8 के अंदर पहली बार मिनिमम वेजेस फिक्स करते वक्त या रिवाइज करते वक्त अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 मेथड्स में से कोई एक यूज कर सकती है। पहला मेथड है कि कमिटीज अपॉइंट की जाएं जो इंक्वायरी करें और रिकमेंडेशन दे। ये कमिटीज में एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के बराबर संख्या में होंगे और इंडिपेंडेंट पर्संस जो टोटल मेंबर्स के 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे शामिल होंगे। दूसरा मेथड है कि एक नोटिफिकेशन पब्लिश की जाए प्रपोजल्स के साथ, अफेक्टेड पर्संस को इन्फॉर्म किया जाए और एक डेट स्पेसिफाई की जाए जो नोटिफिकेशन की डेट से कम 2 मंथ्स बाद हो जब प्रपोजल्स पर कंसिडर किया जाएगा। कमिटी की रिकमेंडेशन कंसिडर करने के बाद या नोटिफिकेशन के थ्रू रिसीव हुए रिप्रेजेंटेशंस कंसिडर करने के बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से मिनिमम वेजेस फिक्स या रिवाइज करेगी और जब तक नोटिफिकेशन में कुछ और ना कहा जाए ये नोटिफिकेशन की डेट से 3 मंथ्स बाद लागू होगी। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दूसरे मेथड से रिवाइज कर रही है तो उसे सेक्शन 42 के अंडर बनी कंसर्न्ड एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट भी करना होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ऑर्डिनरीली मिनिमम वेजेस को हर 5 साल में रिव्यू या रिवाइज करना होगा, यानी ये एक ऑनगोइंग ऑब्लिगेशन है, सिर्फ एक बार करना काफी नहीं है।
फ्लोर वेज सेक्शन 9। सेक्शन 9 एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, यानी फ्लोर वेज। सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज फिक्स करेगी वर्कर्स के मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए प्रिस्क्राइब्ड तरीके से। अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए अलग फ्लोर वेज हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की गई मिनिमम वेजेस फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकती, और अगर पहले से फिक्स की गई मिनिमम वेजेस फ्लोर वेज से ज्यादा है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उन्हें कम नहीं कर सकती। यानी फ्लोर वेज एक मिनिमम बेसलाइन है जिससे नीचे मिनिमम वेजेस नहीं जा सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर वेज फिक्स करने से पहले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइस ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट कर सकती है प्रिस्क्राइब्ड तरीके से। नॉर्मल वर्किंग डे से कम काम करने पर वेजेस सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है कि अगर किसी एम्प्लॉय की मिनिमम वेजेस पर डे फिक्स की गई है और वो किसी दिन नॉर्मल वर्किंग डे के रिक्विजिट आवर से कम काम करता है तो भी उसे उस दिन के लिए इतनी वेजेस मिलनी चाहिए जितनी वो फुल नॉर्मल वर्किंग डे काम करता तो मिलती। लेकिन ये एंटाइटलमेंट दो कंडीशंस में नहीं मिलेगा। पहला, जब एम्प्लॉय ने काम नहीं किया अपनी अनविलिंगनेस की वजह से, ना कि एम्प्लॉयर के काम प्रोवाइड ना करने की वजह से। दूसरा, ऐसे और केसेस और सर्कमस्टेंसेस में जो प्रिस्क्राइब्ड हों। 2 या ज्यादा क्लासेस के काम की वेजेस सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय 2 या ज्यादा क्लासेस का काम करता है और हर क्लास के लिए अलग मिनिमम वेजेस फिक्स है तो एम्प्लॉयर को हर क्लास के काम में लगाए गए समय के लिए उस क्लास की मिनिमम वेजेस से कम नहीं देना होगा। पीस वर्क के लिए मिनिमम टाइम रेट सेक्शन 12। अगर कोई पर्सन पीस वर्क पर एम्प्लॉयड है और उसके लिए मिनिमम टाइम रेट फिक्स किया गया है लेकिन मिनिमम पीस रेट नहीं, तो एम्प्लॉयर को उस पर्सन को मिनिमम टाइम रेट से कम वेजेस नहीं देनी होंगी। नॉर्मल वर्किंग डे के आवर्स सेक्शन 13। सेक्शन 13 के अंडर जहां मिनिमम वेजेस फिक्स की गई है वहां अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फिक्स कर सकती है। पहला, नॉर्मल वर्किंग डे के आवर्स फिक्स करना जिनमें एक या ज्यादा स्पेसिफाइड इंटरवल्स भी शामिल होंगे। दूसरा, हर 7 डेज की पीरियड में एक रेस्ट डे का प्रोविजन करना सब एम्प्लॉइज या किसी स्पेसिफाइड क्लास के एम्प्लॉइज के लिए और उस रेस्ट डे की रेम्यूनरेशन का प्रोविजन। तीसरा, रेस्ट डे पर काम करने के लिए पेमेंट जिस रेट से होगी वो ओवरटाइम रेट से कम नहीं होगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के एम्प्लॉइज के लिए ये प्रोविजंस लिमिटेड एक्सटेंट तक और प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के सब्जेक्ट अप्लाई होंगे। ये है पहला, इमरजेंसी में लगे एम्प्लॉयज जो फोर्सी या प्रिवेंट नहीं की जा सकती थी। दूसरा, प्रेपरेटरी या कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करने वाले एम्प्लॉयज जिन्हें नॉर्मल वर्किंग लिमिट्स के बाहर काम करना जरूरी है। तीसरा, इसेंशियली इंटरमिटेंट एम्प्लॉयमेंट वाले एम्प्लॉयज। चौथा, टेक्निकल रीजन से ड्यूटी खत्म होने से पहले कंप्लीट करना जरूरी हो ऐसा काम करने वाले एम्प्लॉयज। पांचवा, नेचुरल फोर्सेस की इरेगुलर एक्शन पर डिपेंड करने वाला काम करने वाले एम्प्लॉयज। इसेंशियली इंटरमिटेंट एम्प्लॉयमेंट वही है जिसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिक्लेयर करे इस बेसिस पर कि एम्प्लॉय की डेली आवर्स ऑफ ड्यूटी में इनएक्शन के पीरियड्स इंक्लूडेड है जब एम्प्लॉय ड्यूटी पर हो लेकिन उसे फिजिकल एक्टिविटी या सस्टेन्ड अटेंशन नहीं दिखानी पड़ती। ओवरटाइम वर्क की वेजेस सेक्शन 14। सेक्शन 14 ओवरटाइम के बारे में है। अगर किसी एम्प्लॉय की मिनिमम वेजेस आवर, डे या प्रिस्क्राइब्ड लॉन्गर वेज पीरियड के हिसाब से फिक्स की गई हैं और वो किसी दिन नॉर्मल वर्किंग डे के आवर से ज्यादा काम करता है तो एम्प्लॉयर को हर एक्स्ट्रा आवर या उसके पार्ट के लिए ओवरटाइम रेट पर पे करना होगा, और ये ओवरटाइम रेट नॉर्मल वेजेस के रेट से 2 गुना से कम नहीं होगा, यानी ओवरटाइम पर डबल वेजेस का प्रोविजन है। चैप्टर 3 पेमेंट ऑफ वेजेस। चैप्टर 3 वेजेस की पेमेंट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर करता है। ये बताता है कि वेजेस कैसे पे होंगी, कब तक पे करनी है, क्या क्या डिडक्शंस अलाउड है और फाइन्स के क्या रूल्स है। वेजेस पे करने का मोड सेक्शन 15। सेक्शन 15 के अंडर सारी वेजेस करंट कॉइन या करेंसी नोट्स में या चेक से या एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके या इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे की जाएंगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कर सकती है कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स में वेजेस सिर्फ चेक से या बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके ही पे की जाएंगी। वेज पीरियड का फिक्सेशन सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है कि एम्प्लॉयर वेज पीरियड फिक्स करेगा जो डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए वेज पीरियड 1 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए अलग वेज पीरियड्स फिक्स किए जा सकते हैं। वेजेस पे करने की टाइम लिमिट सेक्शन 17। सेक्शन 17 वेजेस की पेमेंट के लिए स्पेसिफिक टाइमलाइंस देता है। अगर एम्प्लॉय डेली बेसिस पर है तो शिफ्ट के एंड पर
पे करना होगा। वीकली बेसिस पर है तो वीक के लास्ट वर्किंग डे पर, यानी वीकली हॉलिडे से पहले। फोर्टनाइटली बेसिस पर है तो फोर्टनाइट खत्म होने के दूसरे दिन के पहले। मंथली बेसिस पर है तो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले। और अगर किसी एम्प्लॉय को रिमूव्ड, डिसमिस, रिट्रेंच्ड या उसने रिजाइन किया है या एस्टैब्लिशमेंट क्लोजर की वजह से अनएम्प्लॉयड हुआ है तो उसकी वेजेस रिमूवल, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट या रेजिग्नेशन के 2 वर्किंग डेज के अंदर पे करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रीजनेबल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोई और टाइम लिमिट भी प्रोवाइड कर सकती है, और अगर किसी और लॉ में कोई और टाइम लिमिट दी गई है तो ये सेक्शन उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। वेजेस से डिडक्शंस, सेक्शन 18। सेक्शन 18 वेजेस से डिडक्शंस के बारे में है। ये एक फंडामेंटल रूल सेट करता है कि एम्प्लॉय की वेजेस से कोई डिडक्शन नहीं होगा सिवाय उनके जो इस कोड के अंदर ऑथराइज्ड है। कुछ क्लैरिफिकेशंस है। एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर या उसके एजेंट को कोई भी पेमेंट करना वेजेस से डिडक्शन माना जाएगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने गुड और सफिशिएंट कॉज के लिए किसी एम्प्लॉय की वेजेस में लॉस किया है, जैसे इंक्रीमेंट या प्रमोशन विदहोल्ड करना, इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट स्टॉपेज, लोअर पोस्ट या टाइम स्केल में रिडक्शन या सस्पेंशन, तो ये डिडक्शन नहीं माना जाएगा जब तक एम्प्लॉयर के प्रोविजंस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करते हों। अब डिडक्शंस किन पर्पसेस के लिए हो सकते हैं, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एम्प्लॉय पर लगाए गए फाइन्स। दूसरा, ड्यूटी से एब्सेंस के लिए डिडक्शंस। तीसरा, एम्प्लॉयर को एक्सप्रेसली एंट्रस्ट की गई गुड्स के डैमेज या लॉस के लिए, या उस मनी का जो अकाउंट देना था उसके लॉस के लिए, जब ये डैमेज या लॉस डायरेक्टली एम्प्लॉय की नेग्लेक्ट या डिफॉल्ट से हुआ हो। चौथा, एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट या हाउसिंग बोर्ड या नोटिफाइड अथॉरिटी द्वारा सप्लाई की गई हाउस अकोमोडेशन के लिए। पांचवा, एम्प्लॉयर द्वारा सप्लाई की गई अमेनिटीज और सर्विसेज के लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या स्पेसिफाइड ऑफिसर ने ऑथराइज की हो, और ये डिडक्शन अमेनिटी या सर्विस की वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा, और सर्विसेज में टूल्स और रॉ मटेरियल्स नहीं आते। आगे डिडक्शंस में शामिल है एडवांसेस की रिकवरी, चाहे किसी भी नेचर के हों, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग अलाउंस या कन्वीनियंस अलाउंस के एडवांसेस और उन पर इंटरेस्ट, और ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस का एडजस्टमेंट। लेबर वेलफेयर फंड से लोन्स की रिकवरी और उन पर इंटरेस्ट। हाउस बिल्डिंग या गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड पर्पसेस के लोन्स की रिकवरी और इंटरेस्ट। इनकम टैक्स या कोई और स्टैट्यूटरी लेवी जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया हो और एम्प्लॉय पर पेएबल हो, या कोर्ट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के अंडर रिक्वायर्ड डिडक्शंस। सोशल सिक्योरिटी फंड या स्कीम के सब्सक्रिप्शन और एडवांसेस की रीपेमेंट, जिसमें प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शामिल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट के लिए डिडक्शंस जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की कंडीशंस के सब्जेक्ट हो। एम्प्लॉय की रिटन ऑथराइजेशन से ट्रेड यूनियन की फीस और कॉन्ट्रीब्यूशंस। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के लॉसेस की रिकवरी, काउंटरफिट या बेस कॉइन्स या म्यूटिलेटेड या फॉर्ज्ड करेंसी नोट्स एक्सेप्ट करने से। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के लॉसेस जो एम्प्लॉय ने इनवॉइस, बिल, कलेक्ट या अकाउंट नहीं किया अप्रोप्रिएट चार्जेस का। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के लॉसेस जो इनकरेक्टली ग्रांटेड रिबेट्स या रिफंड से हुए और डायरेक्टली एम्प्लॉय की नेग्लेक्ट या डिफॉल्ट से एट्रीब्यूटेबल हो। और एम्प्लॉय की रिटन ऑथराइजेशन से प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड किसी और फंड में कंट्रीब्यूशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफगार्ड ये है कि किसी भी वेज पीरियड में टोटल डिडक्शंस एम्प्लॉय की वेजेस के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर ऑथराइज्ड डिडक्शंस 50% से ज्यादा है तो एक्सेस अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड तरीके से रिकवर किया जा सकता है, और अगर एम्प्लॉयर ने वेजेस से डिडक्शन किया लेकिन वो अमाउंट कंसर्न्ड ट्रस्ट, गवर्नमेंट फंड या रिक्वायर्ड अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया तो एम्प्लॉय उस डिफॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फाइन्स के रूल्स, सेक्शन 19। सेक्शन 19 फाइन्स के बारे में डिटेल रूल्स देता है। किसी भी एम्प्लॉय पर फाइन सिर्फ उन एक्ट्स और ओमिशंस के लिए लगाया जा सकता है जो एम्प्लॉयर ने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की प्रीवियस अप्रूवल से एक नोटिस में स्पेसिफाई किए हों। ये नोटिस प्रिस्क्राइब्ड तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के प्रेमिसेस में डिस्प्ले करनी होगी। फाइन लगाने से पहले एम्प्लॉय को कॉज शो करने का अपॉर्चुनिटी देना होगा और प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। एक वेज पीरियड में लगाए गए टोटल फाइन्स उस वेज पीरियड के पेएबल वेजेस के 3% से ज्यादा नहीं हो सकते। 15 साल से कम उम्र के एम्प्लॉय पर कोई फाइन नहीं लगाया जा सकता। फाइन की रिकवरी इंस्टॉलमेंट्स में या 90 डेज के बाद नहीं हो सकती जिस दिन फाइन लगा था।
फाइन उस दिन लगा माना जाएगा जिस दिन वो एक्ट या ओमिशन हुआ था। सारे फाइन्स और उनकी रियलाइजेशंस एक रजिस्टर में रिकॉर्ड होंगी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, और सारी रियलाइजेशंस सिर्फ उन पर्पसेस के लिए यूज होंगी जो एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल हो और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने अप्रूव किए हों। एब्सेंस से डिडक्शंस सेक्शन 20। सेक्शन 20 एब्सेंस के लिए डिडक्शंस के रूल्स बताता है। डिडक्शन सिर्फ उन पीरियड्स के लिए होगा जब एम्प्लॉय उस जगह से एब्सेंट था जहां उसे एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स के अंडर काम करना था। डिडक्शन की अमाउंट उस वेजेस के उस प्रोपोर्शन से ज्यादा नहीं होगी जो एब्सेंट पीरियड का टोटल रिक्वायर्ड वर्क पीरियड से रेशियो है। लेकिन अगर 10 या ज्यादा एम्प्लॉयज मिलकर बिना ड्यू नोटिस के और बिना रीजनेबल कॉज के एब्सेंट होते हैं तो डिडक्शन में 8 दिन की वेजेस तक का अमाउंट भी शामिल हो सकता है जो नोटिस के बदले एम्प्लॉयर को ड्यू हो। और अगर एम्प्लॉय उस जगह प्रेजेंट है जहां उसे काम करना है लेकिन स्टे इन स्ट्राइक के परस्यूएंट या किसी और अनरीजनेबल कॉज से काम करने से मना करता है तो वो एब्सेंट माना जाएगा। डैमेज या लॉस के लिए डिडक्शंस सेक्शन 21। सेक्शन 21 के अंडर डैमेज या लॉस के लिए डिडक्शन एम्प्लॉयर को हुए एक्चुअल डैमेज या लॉस की अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा जो एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस या डिफॉल्ट से हुआ हो। डिडक्शन से पहले एम्प्लॉय को कॉज शो करने का अपॉर्चुनिटी देना होगा और प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। सारी डिडक्शंस और रियलाइजेशंस एक रजिस्टर में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रिकॉर्ड होंगे। सर्विसेज, एडवांसेस और लोन्स के लिए डिडक्शंस सेक्शंस 22 से 24। सेक्शन 22 कहता है कि हाउस अकोमोडेशन, अमेनिटी या सर्विस के लिए डिडक्शन तब तक नहीं होगा जब तक एम्प्लॉय ने उसे एम्प्लॉयमेंट की टर्म के रूप में या अदरवाइज एक्सेप्ट न किया हो। डिडक्शन अमेनिटी या सर्विस की वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की इम्पोज्ड कंडीशंस की सब्जेक्ट होगा। सेक्शन 23 एडवांसेस की रिकवरी के रूल्स देता है। एम्प्लॉयमेंट शुरू होने से पहले दी गई एडवांस की रिकवरी पहली कंप्लीट वेज पीरियड की वेजेस से होगी, लेकिन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए दी गई एडवांस की रिकवरी पहली पेमेंट से नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट शुरू होने के बाद दी गई एडवांस की रिकवरी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के सब्जेक्ट होगी और अनअर्न्ड वेजेस के एडवांस की रिकवरी भी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के सब्जेक्ट होगी। सेक्शन 24 के अंडर लोन्स की रिकवरी के डिडक्शंस, लोन्स की एक्सटेंट और इंटरेस्ट रेट ये सब प्रिस्क्राइब्ड होंगे। गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स पर नॉन एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 25। सेक्शन 25 एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इस चैप्टर के प्रोविजंस गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स पर अप्लाई नहीं होंगे जब तक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से इन प्रोविजंस को स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स पर अप्लाई न कर दे। चैप्टर 4 पेमेंट ऑफ बोनस। चैप्टर 4 बोनस के पेमेंट के बारे में है। ये एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कौन एलिजिबल है, कितना बोनस मिलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा और कब तक पे करना होगा। एलिजिबिलिटी और मिनिमम बोनस सेक्शन 26। सेक्शन 26 बोनस की एलिजिबिलिटी और कैलकुलेशन के बारे में है। हर एम्प्लॉयर जो एक अकाउंटिंग ईयर में एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करता है उन्हें एनुअल मिनिमम बोनस देना होगा जिन्होंने उस अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन काम किया हो, लेकिन ये सिर्फ उन एम्प्लॉयज को मिलेगा जिनकी वेजेस पर मंथ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा डिटर्मिन्ड अमाउंट से ज्यादा नहीं है। मिनिमम बोनस की रेट है वेजेस अर्न्ड का 8.33% या 100 रुपीज जो भी ज्यादा हो, चाहे एम्प्लॉयर के पास एलोकेबल सरप्लस हो या ना हो। यानी मिनिमम बोनस तो देना ही है रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब अगर एम्प्लॉय की वेजेस पर मंथ उस डिटर्मिन्ड अमाउंट से ज्यादा है तो बोनस कैलकुलेट करते वक्त उसकी वेजेस वो डिटर्मिन्ड अमाउंट या मिनिमम वेज जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने फिक्स की है जो भी ज्यादा हो वही मानी जाएगी। अगर किसी अकाउंटिंग ईयर में एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से ज्यादा है तो एम्प्लॉयर को मिनिमम बोनस की जगह ज्यादा बोनस देना होगा जो एम्प्लॉय की अर्न्ड वेजेस के प्रोपोर्शन में होगा, लेकिन मैक्सिमम 20% तक हो सकता है। एलोकेबल सरप्लस कैलकुलेट करते वक्त सेक्शन 36 के सेट ऑन या सेट ऑफ अमाउंट भी कंसिडर की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि डिमांड फॉर बोनस मिनिमम बोनस से ज्यादा में प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर हो सकता है, लेकिन ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच अग्रीमेंट या सेटलमेंट से डिसाइड होगा और टोटल बोनस इंक्लूडिंग मिनिमम बोनस 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। न्यू एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए स्पेशल रूल्स हैं। पहले 5 अकाउंटिंग ईयर्स में जब से एम्प्लॉयर ने गुड्स सेल करना या सर्विसेज रेंडर करना शुरू किया, बोनस सिर्फ उस अकाउंटिंग ईयर में पेएबल होगा जिसमें एम्प्लॉयर ने उस एस्टैब्लिशमेंट से प्रॉफिट अर्न किया हो, और ये बोनस इस कोड के प्रोविजंस के मुताबिक कैलकुलेट होगा, लेकिन सेक्शन 36 के सेट ऑन सेट ऑफ प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। एम्प्लॉयर को प्रॉफिट अर्न करना तब माना जाएगा जब उसने उस ईयर की डेप्रिसिएशन का प्रोविजन किया हो और पिछले ईयर्स की
डेप्रिसिएशन एरियर्स और लॉसेस फुल्ली सेट ऑफ हो गए हों। छठवें और सातवें अकाउंटिंग ईयर्स के लिए सेक्शन 36 के प्रोविजंस मॉडिफाइड फॉर्म में अप्लाई होंगे। छठवें ईयर के लिए सेट ऑन या सेट ऑफ पांचवें और छठवें ईयर्स का एक्सेस या डेफिशिएंसी कंसिडर करके प्रिस्क्राइब्ड तरीके से होगा। सातवें ईयर के लिए पांचवें, छठवें और सातवें ईयर्स कंसिडर होंगे। आठवें अकाउंटिंग ईयर से नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई होंगे जैसे किसी और एस्टैब्लिशमेंट पर अप्लाई होते हैं। ये प्रोविजंस एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट्स के नए डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग्स या ब्रांचेस पर भी अप्लाई होंगी और फैक्ट्री की ट्रायल रनिंग या माइन या ऑयल फील्ड के प्रोस्पेक्टिंग स्टेज की सेल्स कंसिडर नहीं की जाएगी। प्रोपोर्शनेट रिडक्शन और वर्किंग डेज सेक्शंस 27 और 28। सेक्शन 27 कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय पूरे अकाउंटिंग ईयर के सारे वर्किंग डेज काम नहीं करता तो डिडक्शन प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। अगर बोनस 8.33% से ज्यादा है उस एम्प्लॉय के एक्चुअली वर्कड डेज की सैलरी या वेजेस के। सेक्शन 28 बताता है कि वर्किंग डेज में वो दिन भी काउंट होंगे जब एम्प्लॉय लेड ऑफ था, किसी अग्रीमेंट या स्टैंडिंग ऑर्डर्स या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट या किसी एप्लीकेबल लॉ के अंडर लीव विद सैलरी या वेजेस पर था, एक्सीडेंट से टेम्पररी डिसेबिलिटी के कारण एब्सेंट था जो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में हुआ था, या मैटरनिटी लीव पर थी सैलरी या वेजेस के साथ। डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 29। सेक्शन 29 बताता है कि कुछ सिचुएशंस में एम्प्लॉय बोनस से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये होगा अगर एम्प्लॉय को फ्रॉड के लिए डिसमिस किया गया, या एस्टैब्लिशमेंट की प्रेमिसेस पर रायटस या वायलेंट बिहेवियर के लिए, या एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी की थेफ्ट, मिस अप्रोप्रिएशन या सैबोटाज के लिए, या सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कन्विक्शन होने पर। डिपार्टमेंट्स, ब्रांचेस और अंडरटेकिंग्स सेक्शन 30। सेक्शन 30 कहता है कि अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग्स या ब्रांचेस हैं, चाहे सेम जगह हो या अलग जगह, तो सब सेम एस्टैब्लिशमेंट के पार्ट्स माने जाएंगे बोनस की कॉम्प्यूटेशन के लिए। लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग या ब्रांच का अलग बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है तो उसे अलग एस्टैब्लिशमेंट माना जाएगा उस अकाउंटिंग ईयर के लिए, जब तक कि वो इमीडिएटली पहले की अकाउंटिंग ईयर में उस एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा मानी जा रही थी। एलोकेबल सरप्लस से बोनस का पेमेंट सेक्शन 31। सेक्शन 31 के अंडर बोनस एलोकेबल सरप्लस से पे होगा। बैंकिंग कंपनी के लिए एलोकेबल सरप्लस अवेलेबल सरप्लस का 60% होगा और बाकी एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए 67%। अवेलेबल सरप्लस सेक्शन 33 के मुताबिक कैलकुलेट होगा। कंपनीज के ऑडिटेड अकाउंट्स नॉर्मली क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। अगर बोनस के क्वांटम का कोई डिस्प्यूट है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की नोटिफाइड अथॉरिटी एम्प्लॉयर से बैलेंस शीट प्रोड्यूस करने को कह सकती है, लेकिन बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर की कंसेंट के बिना डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट्स, अवेलेबल सरप्लस और टैक्स कैलकुलेशंस सेक्शंस 32 से 35। सेक्शन 32 के अंडर ग्रॉस प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन होगा बैंकिंग कंपनी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब तरीके से और बाकी केसेस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब तरीके से। सेक्शन 33 के अंडर अवेलेबल सरप्लस होगा ग्रॉस प्रॉफिट्स माइनस सेक्शन 34 में रेफर्ड सम्स। कोड के कमेंसमेंट के बाद के अकाउंटिंग ईयर से अवेलेबल सरप्लस में करंट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट्स माइनस डिडक्शंस के अलावा प्रीवियस ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट्स पर डायरेक्ट टैक्स और प्रीवियस ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट्स माइनस बोनस पर डायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस भी ऐड होगा। सेक्शन 34 के अंडर ग्रॉस प्रॉफिट से प्रायर चार्जेस के रूप में डिडक्शंस होंगी। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के अंडर एडमिसिबल डेप्रिसिएशन या एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ के अंडर सेक्शन 35 के सब्जेक्ट रहते हुए एम्प्लॉयर के इनकम, प्रॉफिट्स और गेन्स पर जो डायरेक्ट टैक्स पेएबल है वो और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फर्दर सम्स। सेक्शन 35 डायरेक्ट टैक्स के कैलकुलेशन के रूल्स देता है। टैक्स एम्प्लॉयर के इनकम के लिए एप्लीकेबल रेट्स पर कैलकुलेट होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के लॉस कैरी फॉरवर्ड, डेप्रिसिएशन के अरियर्स, रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का स्पेशल ट्रीटमेंट, इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की इनकम को बेसिस बनाना, एक्सपोर्ट रिबेट्स और डेवलपमेंट रिबेट्स या इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस के बारे में स्पेसिफिक रूल्स फॉलो होंगे। सेट ऑन और सेट ऑफ सेक्शन 36। सेक्शन 36 एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म देता है। अगर किसी अकाउंटिंग ईयर में एलोकेबल सरप्लस मैक्सिमम बोनस से ज्यादा है तो एक्सेस कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए सेट ऑन के रूप में, और ये फोर्थ अकाउंटिंग ईयर तक इंक्लूसिव चल सकता है। लेकिन ये एक्सेस एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी या वेजेस के 20% की लिमिट के सब्जेक्ट होगा।
और अगर किसी ईयर में अवेलेबल सरप्लस नहीं है या एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से कम है और कैरी फॉरवर्ड सेट ऑन भी सफिशिएंट नहीं है मिनिमम बोनस के लिए, तो ये डेफिशिएंसी कैरी फॉरवर्ड होगी सेट ऑफ के रूप में नेक्स्ट ईयर के लिए, और ये भी फोर्थ अकाउंटिंग ईयर तक इंक्लूसिव चल सकता है। सेट ऑन सेट ऑफ के प्रिंसिपल्स उन सब केसेस पर भी अप्लाई होंगे जो सब सेक्शन 1 या 2 में कवर नहीं है, और जब कैलकुलेशन हो तो अर्लीस्ट ईयर का सेट ऑन या सेट ऑफ पहले कंसिडर होगा। एडजस्टमेंट्स और डिडक्शंस, सेक्शंस 37 और 38। सेक्शन 37 के अंडर अगर एम्प्लॉयर ने पूजा बोनस या कस्टमरी बोनस दिया है या कोड के अंडर पेएबल बोनस का कुछ हिस्सा पहले ही दे दिया है, तो वो अमाउंट फाइनल बोनस से डिडक्ट हो जाएगा और एम्प्लॉय सिर्फ बैलेंस रिसीव करेगा। सेक्शन 38 के अंडर अगर किसी अकाउंटिंग ईयर में एम्प्लॉय मिसकॉन्डक्ट का गिल्टी पाया जाता है जो एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल लॉस करता है, तो एम्प्लॉयर उस लॉस की अमाउंट उस ईयर के बोनस से डिडक्ट कर सकता है और एम्प्लॉय सिर्फ बैलेंस पाएगा। बोनस पे करने की टाइम लिमिट, सेक्शन 39। सेक्शन 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनस की सारी अमाउंट्स एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके पे करनी होंगी अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने के 8 मंथ्स के अंदर। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या स्पेसिफाइड अथॉरिटी सफिशिएंट रीजंस होने पर एप्लीकेशन पर ये पीरियड एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन टोटल एक्सटेंशन 2 साल से ज्यादा नहीं होगा। अगर बोनस के पेमेंट का डिस्प्यूट किसी अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, तो बोनस अवार्ड एनफोर्सेबल या सेटलमेंट ऑपरेटिव होने के 1 महीने के अंदर पे करना होगा। लेकिन अगर डिस्प्यूट हायर रेट के लिए है, तो एम्प्लॉयर पहले 8.33% 8 मंथ्स के अंदर पे करेगा। पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स, सेक्शन 40। सेक्शन 40 के अंडर अगर कोई पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट प्राइवेट सेक्टर के कंपटीशन में गुड्स या सर्विसेज रेंडर करता है और उससे इनकम ग्रॉस इनकम का 20% या ज्यादा है, तो बोनस के ये प्रोविजंस उस पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट पर भी अप्लाई होंगे जैसे प्राइवेट सेक्टर पर। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज पर यह चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 41। सेक्शन 41 बताता है कि ये चैप्टर किन पर अप्लाई नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज, मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंडर डिफाइंड सीमन, डॉक वर्कर्स एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड या लिस्टेड एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट के अंडर अथॉरिटी से एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या सिमिलर इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स, नॉन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉइज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज, गवर्नमेंट असिस्टेंस और रेलेवेंट फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉइज जो दूसरे देश से गुजरने वाले रूट्स पर ऑपरेट करते हैं, और किसी और एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉइज जिसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम के ओवरऑल बेनिफिट्स के बेसिस पर एग्जेम्प्ट करे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इन एग्जेम्पशंस के बावजूद ये चैप्टर सिर्फ उन एस्टैब्लिशमेंट्स पर अप्लाई होगा जिसमें 20 या ज्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं या किसी भी दिन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एम्प्लॉयड थे। चैप्टर 5, एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स। सेक्शन 42 एडवाइजरी बोर्ड्स के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी जिसमें एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के बराबर होंगे, इंडिपेंडेंट पर्सन्स जो टोटल मेंबर्स के 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड 5 स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। इन मेंबर्स में से 1/3 वुमेन होंगी और इंडिपेंडेंट पर्सन्स में से एक को सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सन अपॉइंट करेगी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी मिनिमम वेजेस के फिक्सेशन या रिवीजन पर, विमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने पर, विमेन की एम्प्लॉयमेंट की एक्सटेंट स्पेसिफाइड एस्टैब्लिशमेंट्स में, और कोड से रिलेटेड किसी भी मैटर पर। इस एडवाइस पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दे सकती है। हर स्टेट गवर्नमेंट भी एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी जो सेम मैटर्स पर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कमिटीज और सब कमिटीज भी बना सकती है। इन सब में भी एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज और इंडिपेंडेंट पर्सन्स का रिप्रेजेंटेशन होगा और 1/3 विमेन होंगी। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड विमेन की एम्प्लॉयमेंट के बारे में एडवाइस देते वक्त कंसर्न्ड एस्टैब्लिशमेंट में विमेन की संख्या, काम का नेचर, वर्किंग आवर्स, सूटेबिलिटी और रेलेवेंट फैक्टर्स कंसिडर करेगी। बोर्ड्स और कमिटीज अपनी प्रोसीजर खुद रेगुलेट करेंगी प्रिस्क्राइब्ड तरीके से, और उनके टर्म्स ऑफ ऑफिस भी प्रिस्क्राइब्ड होंगे।
चैप्टर 5 पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्लेम्स एंड ऑडिट। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 43 कहता है कि हर एम्प्लॉयर इस कोड के अंडर रिक्वायर्ड सारी अमाउंट्स हर एम्प्लॉयड एम्प्लॉय को पे करेगा। अगर एम्प्लॉयर फेल करता है तो कंपनी या फर्म या एसोसिएशन या कोई और पर्सन जो एस्टैब्लिशमेंट का प्रोप्राइटर है जिसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयड है वो पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ फर्म का मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर असाइंड मीनिंग है। एम्प्लॉय की डेथ पर अनडिसबर्स्ड ड्यूज। सेक्शन 44। सेक्शन 44 कहता है कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या उसकी वेयरअबाउट्स पता ना हो तो कोड के अंडर पेएबल सारी अमाउंट्स उस पर्सन को पे की जाएंगी जिसे एम्प्लॉय ने नॉमिनेट किया है। अगर नॉमिनेशन नहीं हुआ या नॉमिनेटेड पर्सन को पे नहीं हो सकता तो ये अमाउंट्स प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास डिपॉजिट की जाएंगी जो प्रिस्क्राइब्ड तरीके से डील करेगी। जब एम्प्लॉयर ने नॉमिनेटेड पर्सन को पे कर दिया या अथॉरिटी के पास डिपॉजिट कर दिया तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। क्लेम्स की प्रोसीजर। सेक्शन 45। सेक्शन 45 एक डिटेल्ड क्लेम्स मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक या ज्यादा अथॉरिटीज अपॉइंट करेगी जो गजेटेड ऑफिसर रैंक से कम नहीं होगी क्लेम्स सुनने और डिसाइड करने के लिए जो इस कोड के अंडर अराइज हो। ये अथॉरिटी क्लेम डिसाइड करते वक्त सर्कमस्टांसेस को देखते हुए डिटरमिन्ड क्लेम के अलावा कॉम्पेंसेशन भी ऑर्डर कर सकती है जो क्लेम की अमाउंट के 10 गुना तक हो सकता है। अथॉरिटी कोशिश करेगी क्लेम को 3 महीने के अंदर डिसाइड करना। अगर एम्प्लॉयर डिटरमिन्ड क्लेम और कॉम्पेंसेशन पे करने में फेल करता है तो अथॉरिटी एक रिकवरी सर्टिफिकेट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इशू करेगी जो अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर करेगा। क्लेम की एप्लीकेशन कंसर्न्ड एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर फाइल कर सकता है। एक सिंगल एप्लीकेशन मल्टीपल एम्प्लॉयज के बिहाफ पर भी फाइल हो सकती है। एप्लीकेशन क्लेम अराइज होने के 3 साल के अंदर फाइल करनी होगी लेकिन अथॉरिटी सफिशिएंट कॉज होने पर 3 साल के बाद भी एंटरटेन कर सकती है। अथॉरिटी और एपेलेट अथॉरिटी को सिविल कोर्ट के पावर्स होंगे एविडेंस लेने, विटनेसेस की अटेंडेंस इन्फोर्स करने और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाने के लिए। डिस्प्यूट्स का रेफरेंस। सेक्शन 46। सेक्शन 46 कहता है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच बोनस के फिक्सेशन या एलिजिबिलिटी या पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट पर एप्लीकेबिलिटी का डिस्प्यूट होता है तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के मीनिंग में। बैलेंस शीट की एक्यूरेसी। सेक्शंस 47 और 48। सेक्शन 47 कहता है कि जब किसी अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी, ट्राइब्यूनल या आर्बिट्रेटर के सामने प्रोसीडिंग्स में किसी कॉर्पोरेशन या कंपनी का ड्यूली ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोड्यूस किया जाए तो अथॉरिटी उन्हें एक्यूरेट प्रिज्यूम कर सकती है और कंपनी को एफिडेविट या किसी और मोड से एक्यूरेसी प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि स्टेटमेंट्स एक्यूरेट नहीं है तो वो एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए स्टेप्स ले सकती है। ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉइज क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो कि क्लैरिफिकेशन जरूरी है। सेक्शन 48 के अंडर अगर एम्प्लॉयर कॉर्पोरेशन या कंपनी नहीं है लेकिन उसके अकाउंट्स क्वालिफाइड ऑडिटर ने ऑडिट किए हैं तो भी सेक्शन 47 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अगर अथॉरिटी को लगता है कि ऑडिट जरूरी है और अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं है तो वो एम्प्लॉयर को ऑडिट करवाने का डायरेक्शन दे सकती है। अगर एम्प्लॉयर फेल करता है तो अथॉरिटी खुद ऑडिट करवा सकती है। ऑडिट की एक्सपेंसेस और ऑडिटर की रेम्यूनरेशन अथॉरिटी डिटरमिन करेगी और एम्प्लॉयर पे करेगा और डिफॉल्ट पर सेक्शन 45 के तरीके से रिकवरेबल होगा। अपील। सेक्शन 49 अपील का राइट्स देता है। कोई भी पर्सन जो सेक्शन 45 के अंडर अथॉरिटी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है वो एपेलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है 90 दिन के अंदर। एपेलेट अथॉरिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी जो सेक्शन 45 की अथॉरिटी से कम एक रैंक हायर ऑफिसर होगा। एपेलेट अथॉरिटी पार्टीज को सुनकर अपील डिस्पोज करेगी और 3 मंथ्स के अंदर डिस्पोज करने की कोशिश करेगी। एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अंडर आउटस्टैंडिंग ड्यूज सेक्शन 45 की अथॉरिटी रिकवरी सर्टिफिकेट के थ्रू रिकवर करेगी। रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स और नोटिसेस। सेक्शन 50 रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में है। हर एम्प्लॉयर को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसमें एम्प्लॉयड पर्संस, मस्टर रोल, वेजेस और प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स होंगी। एम्प्लॉयर को एस्टैब्लिशमेंट की प्रोमिनेंट जगह पर नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस डिस्प्ले करना होगा जिसमें कोड का एब्स्ट्रैक्ट, कैटेगरी वाइज वेज रेट्स, वेज पीरियड, वेजेस के पेमेंट का दिन या डेट और
टाइम और ज्यूरिसडिक्शन वाले इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का नाम और एड्रेस हो। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में वेज स्लिप्स भी इशू करनी होंगी, लेकिन ये प्रोविजंस उस एम्प्लॉयर पर अप्लाई नहीं होंगे जो एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक पर्पस के लिए 5 या कम पर्सन्स को एम्प्लॉय करता है। लेकिन ऐसे एम्प्लॉयर को डिमांड पर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के सामने वेजेस पेमेंट का रीजनेबल प्रूफ प्रोड्यूस करना होगा। डोमेस्टिक पर्पस का मतलब है सिर्फ एम्प्लॉयर के होम या फैमिली अफेयर्स से रिलेटेड पर्पस। इसमें एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई अफेयर शामिल नहीं है। चैप्टर 7 इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अपॉइंटमेंट और पावर्स। सेक्शन 51 इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स के अपॉइंटमेंट और पावर्स के बारे में है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स अपॉइंट करेगी जो पूरे स्टेट में या असाइंड जियोग्राफिकल लिमिट्स में या स्पेसिफाइड एस्टैब्लिशमेंट्स में अपने पावर्स एक्सरसाइज करेंगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक इंस्पेक्शन स्कीम नोटिफाई कर सकती है जो वेब बेस्ड इंस्पेक्शन और इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन कॉलिंग का प्रोविजन भी कर सकती है। रैंडमाइज सिलेक्शन ऑफ इंस्पेक्शन की ज्यूरिसडिक्शन भी नोटिफिकेशन से कन्फर की जा सकती है। हर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 21 के मीनिंग में पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का काम है एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स को कोड के कंप्लायंस के बारे में एडवाइस देना और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा असाइंड एस्टैब्लिशमेंट्स का इंस्पेक्शन करना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस के सब्जेक्ट। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स है। वो एस्टैब्लिशमेंट की प्रेमिसेस में पाए गए किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है जिसे वो रीजनेबली बिलीव करे कि वो एस्टैब्लिशमेंट का वर्कर है। किसी भी पर्सन से नेम्स और एड्रेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है। रेलेवेंट रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, वेजेस के रिकॉर्ड्स या नोटिसेस को सर्च, सीज या कॉपीज ले सकता है जो कोड के अंडर ऑफेंस से रिलेटेड हों। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नोटिस में लॉ में कवर ना होने वाले डिफेक्ट्स या अब्यूजेस ला सकता है और प्रिस्क्राइब्ड अदर पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है। कोई भी पर्सन जिसे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने या इंफॉर्मेशन देने को कहा है वो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 175 और 176 के मीनिंग में लीगली बाउंड माना जाएगा। सर्च या सीजर पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। चैप्टर 8 ऑफेंसेस और पेनल्टीज, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। सेक्शन 52 कहता है कि इस कोड के अंडर पनिशेबल किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस कोई कोर्ट तब तक नहीं लेगा जब तक कंप्लेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या ऑथराइज्ड ऑफिसर या एम्प्लॉय या रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ने ना की हो और कोई कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास से नीचे का कोर्ट इस कोड के ऑफेंसेस ट्राई नहीं करेगा। पेनल्टी लगाने का पावर सेक्शन 53 के अंडर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में इक्विवेलेंट रैंक से कम नहीं होगा। ये ऑफिसर प्रिस्क्राइब्ड तरीके से इंक्वायरी करेगा और इसके पास विटनेसेस को समन करने और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाने का पावर होगा। अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि ऑफेंस हुआ है तो वो अप्रोप्रिएट पेनल्टी इंपोज कर सकता है। पेनल्टीज सेक्शन 54 पेनल्टीज का डिटेल देता है। अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को कोड के अंडर ड्यू अमाउंट से कम पे करता है तो फाइन लगेगा जो 50,000 रुपए तक हो सकता है। अगर इसे कन्विक्टेड होने के बाद 5 साल के अंदर फिर से सेम ऑफेंस करता है तो दूसरी और बाद की कमीशंस पर 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट या 1 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों हो सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर कोड की कोई और प्रोविजन या रूल्स या ऑर्डर्स कॉन्ट्रावीन करता है तो फाइन लगेगा जो 20,000 रुपए तक हो सकता है। अगर इससे कन्विक्टेड होने के बाद 5 साल के अंदर फिर सेम ऑफेंस करता है तो 1 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट या 40,000 रुपए तक का फाइन या दोनों हो सकते हैं। रिकॉर्ड्स का नॉन मेंटेनेंस या इम्प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए फाइन लगेगा जो 10,000 रुपए तक हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट सेफगार्ड ये है कि माइनर ऑफेंसेस के लिए प्रोसिक्यूशन से पहले इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एम्प्लॉयर को एक रिटन डायरेक्शन देकर कंप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी देगा जिसमें एक टाइम पीरियड होगा। अगर एम्प्लॉयर कंप्लाई कर लेता है तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, लेकिन अगर सेम नेचर की वायलेशन 5 साल के अंदर रिपीट होती है तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन होगा। कंपनीज के ऑफेंसेस
सेक्शन 55। सेक्शन 55 कहता है कि अगर कंपनी ऑफेंस करती है तो वो पर्सन भी गिल्टी माना जाएगा जो ऑफेंस के वक्त कंपनी के बिजनेस की कंडक्ट के लिए इंचार्ज था और रिस्पॉन्सिबल था, साथ ही कंपनी भी। लेकिन अगर वो पर्सन प्रूव करे कि ऑफेंस उसकी नॉलेज के बिना हुआ या उसने ऑल ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज की ऑफेंस प्रिवेंट करने के लिए, तो वो लायबल नहीं होगा। अगर प्रूव हो कि ऑफेंस किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या ऑफिसर की कंसेंट, कनाइवेंस या नेग्लेक्ट से हुआ तो वो भी गिल्टी माना जाएगा। यहाँ कंपनी का मतलब है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर रजिस्टर्ड LLP या कोई और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, और डायरेक्टर फर्म के रिलेशन में पार्टनर माना जाएगा। ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग, सेक्शन 56। सेक्शन 56 ऑफेंसेस के कंपाउंडिंग का प्रोविजन देता है। जो ऑफेंसेस सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से या इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन दोनों से पनिशेबल नहीं है, वो अक्यूज्ड पर्सन की एप्लीकेशन पर कंपाउंड किए जा सकते हैं, प्रोसिक्यूशन से पहले या बाद में, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड गजेटेड ऑफिसर के द्वारा, मैक्सिमम फाइन का 50% अमाउंट पर। लेकिन ये कंपाउंडिंग उस पर्सन को नहीं मिलेगी जिसने 5 साल के अंदर दूसरी बार या उससे ज्यादा बार सिमिलर ऑफेंस कमिट किया हो, चाहे पहले कंपाउंड किया गया हो या कन्विक्टेड हुआ हो। अगर कंपाउंडिंग प्रोसिक्यूशन से पहले हुआ तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। प्रोसिक्यूशन के बाद कंपाउंडिंग होने पर ऑफिसर कोर्ट को राइटिंग में नोटिस देगा और अक्यूज डिस्चार्ज हो जाएगा। जो पर्सन कंपाउंडिंग ऑर्डर कंप्लाई नहीं करता उसे मैक्सिमम फाइन का 20% एडिशनल फाइन लगेगी। इस कोड के अंडर कोई ऑफेंस इस सेक्शन के प्रोविजंस के बिना कंपाउंड नहीं होगा। चैप्टर 9 मिसलेनियस प्रोविजंस, बार ऑफ सूट्स, सेक्शन 57। सेक्शन 57 कहता है कि कोई कोर्ट किसी सूट को एंटरटेन नहीं करेगा मिनिमम वेजेस, वेजेस से डिडक्शंस, वेजेस में डिस्क्रिमिनेशन या बोनस के पेमेंट की रिकवरी के लिए, जब तक वो अमाउंट सेक्शन 45 के अंडर क्लेम का सब्जेक्ट हो या कोर्ट के अंडर डायरेक्शन का सब्जेक्ट रहा हो या कोर्ट के अंडर एडजज किया गया हो या कोर्ट के अंडर रिकवर किया जा सकता था। गुड फेथ में प्रोटेक्शन, सेक्शन 58। सेक्शन 58 कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या उसके ऑफिसर्स के खिलाफ कोई सूट, प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगा किसी चीज के लिए जो गुड फेथ में की गई हो या करने का इरादा था इस कोड के अंडर। बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 59। सेक्शन 59 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अगर रेम्यूनरेशन या बोनस के नॉन पेमेंट या वेजेस या बोनस के कम पेमेंट या अनऑथराइज्ड डिडक्शंस के बेसिस पर क्लेम फाइल हुआ है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी कि ड्यू अमाउंट पे हो चुकी है एम्प्लॉयर पर होगी, एम्प्लॉई पर नहीं, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ एम्प्लॉयर पर है। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, सेक्शन 60। सेक्शन 60 कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट जिसमें एम्प्लॉई अपने कोड के अंडर ड्यू अमाउंट या बोनस का राइट रिलिंक्विश करता है वो नल और वॉइड होगा जहां तक ये एम्प्लॉयर की लायबिलिटी रिमूव या रिड्यूस करने की बात है। यानी कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से साइन नहीं करवा सकता कि वो अपना राइट छोड़ देगा। कोड का ओवरराइडिंग इफेक्ट, सेक्शन 61। सेक्शन 61 कहता है कि इस कोड के प्रोविजंस का इफेक्ट होगा चाहे किसी और लॉ या किसी अवार्ड, अग्रीमेंट, सेटलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में कुछ भी इनकंसिस्टेंट हो, यानी ये कोड ओवरराइड करेगा। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, सेक्शन 62। सेक्शन 62 के अंडर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने पावर्स डेलीगेट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स या अथॉरिटीज को या स्टेट गवर्नमेंट को या उसकी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को डेलीगेट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स या अथॉरिटीज को डेलीगेट कर सकती है। एम्प्लॉयर का एग्जेम्पशन, सेक्शन 63। सेक्शन 63 कहता है कि अगर एम्प्लॉयर पर ऑफेंस का चार्ज है तो वो किसी और पर्सन को एक्चुअल ऑफेंडर के रूप में कोर्ट के सामने ला सकता है। अगर ऑफेंस प्रूव होने के बाद एम्प्लॉयर ये प्रूव कर दे कि उसने ड्यू डिलिजेंस यूज की कोड एनफोर्स करने में और एक्चुअल ऑफेंडर ने उसकी नॉलेज, कंसेंट या कनाइवेंस के बिना ऑफेंस कमिट किया तो एक्चुअल ऑफेंडर कन्विक्टेड होगा और एम्प्लॉयर डिस्चार्ज हो जाएगा। एसेट्स का प्रोटेक्शन, सेक्शन 64। सेक्शन 64 के अंडर एम्प्लॉयर ने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए या गवर्नमेंट से कोई अमाउंट ड्यू है कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में, तो ये अमाउंट्स किसी कोर्ट के डिक्री या ऑर्डर के अंडर अटैच नहीं होंगे किसी डेट या लायबिलिटी के लिए जो एम्प्लॉयर ने इनकर की है, सिवाय उस डेट या लायबिलिटी के जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स इनकर की है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन देने का पावर, सेक्शन 65। सेक्शन 65 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इस कोड के एग्जीक्यूशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकती है और स्टेट गवर्नमेंट उन्हें फॉलो करेगी।
सेविंग सेक्शन 66। सेक्शन 66 कहता है कि इस कोड में कुछ भी MGNREGA एक्ट 2005 और कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1948 या उनके अंडर बनाए गए स्कीम्स के प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं करेगा। रूल्स बनाने का पावर सेक्शन 67। सेक्शन 67 के अंडर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को प्रीवियस पब्लिकेशन की कंडीशन के सब्जेक्ट रूल्स बनाने का पावर है। इन रूल्स में वेजेस कैलकुलेट करने का तरीका, फिक्सेशन के नॉर्म्स, वर्किंग आवर्स, डिडक्शंस की प्रोसीजर्स, फाइन्स की रजिस्टर्स, एडवाइजरी बोर्ड की प्रोसीजर और टर्म्स ऑफ ऑफिस, क्लेम्स के फॉर्म्स, रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस, वेज स्लिप्स, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के एडिशनल पावर्स, ऑफेंसेस के कंपाउंडिंग का तरीका और कोर्ट के अंडर रिक्वायर्ड सारी मैटर्स कवर हो सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्पेसिफिक मैटर्स के लिए रूल्स बनाने का पावर है, जैसे फ्लोर वेज का फिक्सेशन, स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने का तरीका, सेट ऑन सेट ऑफ के रूल्स, ग्रॉस प्रॉफिट्स कैलकुलेशन, प्रायर चार्जेस और इंक्वायरी का तरीका। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने 30 दिन के लिए रखे जाएंगे और अगर दोनों हाउसेस मॉडिफिकेशंस या रिजेक्शन पर अग्री करे तो रूल्स उसी मॉडिफाइड फॉर्म में इफेक्ट रखेंगे या नो इफेक्ट होंगे। स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स भी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखे जाएंगे। डिफिकल्टीज दूर करने का पावर सेक्शन 68। सेक्शन 68 के अंडर अगर कोड को लागू करने में कोई डिफिकल्टी आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में ऑर्डर पब्लिश करके प्रोविजंस बना सकती है जो कोड के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट ना हो, लेकिन ये पावर कोड के कमेंसमेंट से 3 साल के बाद एक्सरसाइज नहीं होगा। हर ऐसा ऑर्डर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखा जाएगा। रिपील और सेविंग्स सेक्शन 69 और फाइनली सेक्शन 69 जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन प्रोविजन है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 रिपील किए गए हैं, लेकिन रिपील के बावजूद इन पुराने लॉज के अंडर किया गया कुछ भी, चाहे नोटिफिकेशन हो, नॉमिनेशन हो, अपॉइंटमेंट हो, ऑर्डर हो, डायरेक्शन हो या वेजेस की अमाउंट हो, वो इस कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस के अंडर डन या टेकन माना जाएगा और तब तक फोर्स में रहेगा जब तक ये कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस के कॉन्ट्ररी ना हो, जब तक कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस के अंडर रिपील ना हो या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ना हटाए। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का सेक्शन 6 भी इन एक्ट्स के रिपील पर अप्लाई होगा। समापन कंक्लूजन। तो दोस्तों ये था द कोड ऑन वेजेस 2019 का पूरा और कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। आइए अब एक बार की टेकअवेज को समराइज करते हैं। पहला, ये कोड 4 पुराने लॉज को एक में मर्ज करता है, यानी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को। दूसरा, ये पूरी इंडिया में अप्लाई होता है और हर एस्टैब्लिशमेंट पर लागू है जिसमें कोई इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर या ऑक्यूपेशन होता है। तीसरा, वेजेस की डेफिनेशन बहुत वाइड है जिसमें बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस इंक्लूडेड है और कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स है, लेकिन उन पर 50% एंटी स्ट्रक्चरिंग रूल लागू होता है। पांचवा, जेंडर के बेसिस पर वेजेस में डिस्क्रिमिनेशन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। छठा, मिनिमम वेजेस की एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जिसमें फ्लोर वेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है और मिनिमम वेजेस हैं जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है और मिनिमम वेजेस फ्लोर वेज से नीचे नहीं जा सकती। सातवां, वेजेस का पेमेंट करंट कॉइन, करेंसी नोट्स, चेक, बैंक ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा स्पेसिफाइड टाइमलाइंस के अंदर। आठवां, डिडक्शन सिर्फ ऑथराइज्ड पर्पसेस के लिए होंगे और टोटल डिडक्शंस 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। नौवां, बोनस का सिस्टम है जिसमें मिनिमम 8.33% या 100 रुपीज और मैक्सिमम 20% है जो 30 डेज या ज्यादा काम करने वाले एलिजिबल एम्प्लॉइज को मिलेगा 8 मंथ्स के अंदर अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद। नौवां, एडवाइजरी बोर्ड्स का सिस्टम है जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पर वेजेस के मैटर्स पर एडवाइस देते हैं। 10वां, क्लेम्स के लिए एक रोबस्ट मैकेनिज्म है जिसमें अथॉरिटी 10 टाइम्स तक कॉम्पेंसेशन दे सकती है और बर्डन ऑफ प्रूफ एम्प्लॉयर पर है। 11वां, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का रोल डुअल है, एडवाइस देना और इंस्पेक्ट करना। 12वां, पेनल्टीज का ग्रेडेड सिस्टम है जिसमें पहली बार कंप्लायंस का चांस मिलता है लेकिन रिपीट वायलेशंस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। ये कोड इंडियन लेबर लॉ के लैंडस्केप में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये सिंप्लीफिकेशन, कंसोलिडेशन और मॉडर्नाइजेशन की डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। एम्प्लॉयर्स, HR प्रोफेशनल्स, कंप्लायंस ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज सब के लिए ये जरूरी है कि इस कोड के प्रोविजंस को अच्छे से समझे और अपनी कंप्लायंस इंश्योर करें। उम्मीद है कि आपको कोड ऑन वेजेस 2019 को पूरी तरह समझने में हेल्पफुल रहा। धन्यवाद। नमस्कार,
आज हम बात करने वाले हैं भारत के वेतन कानूनों में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो दशकों पुराने उलझे हुए नियमों को सुलझाकर लाखों कर्मचारियों और नियोक्ताओं की जिंदगी को आसान बनाने का वादा करता है। जरा सोचिए, 1 महीने की तनख्वाह और उसको संभालने के लिए चार चार अलग पुराने कानून। ये वही उलझन भरी सच्चाई है जिसे ये नया कोड सुलझाने आया है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। पहले क्या होता था? वेतन, बोनस, बराबरी, इन सब के लिए 4 अलग अलग कानून थे। हर कानून के अपने नियम, मतलब कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए एक भूल भुलैया जैसी स्थिति थी। और बस इसी उलझन को खत्म करने के लिए सामने आया एक सॉल्यूशन। ये इस नए कोड का असली वादा है। एक कोड, साफ नियम और सबके लिए सही वेतन। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि उस सादगी और निष्पक्षता का प्रतीक है जिससे ये कानून लाना चाहता है। तो ये वेतन संहिता 2019 आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक अकेला एकीकृत कानून है। इसका मकसद है पूरे भारत में वेतन से जुड़े जितने भी नियम कायदे हैं उन सबको एक छत के नीचे लाना और आसान बनाना। इस कानून के जो मुख्य मकसद हैं वो एकदम साफ हैं। ये सिर्फ कानून बनाना नहीं है, बल्कि हर कर्मचारी के लिए एक सुरक्षा और बराबरी की गारंटी देना है। मतलब सही वेतन मिले, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और सैलरी टाइम पर मिले, ये सब पक्का करना है। ठीक है, तो अब जरा इस कोड के 3 सबसे जरूरी पिलर्स को, मतलब इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे मजबूत पिलर है एक जैसा काम तो एक जैसी सैलरी का सिद्धांत। यह कोड बिल्कुल साफ कर देता है कि अगर काम एक जैसा है तो जेंडर के आधार पर सैलरी में कोई भी भेदभाव बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब सैलरी काम के हिसाब से तय होगी, न कि इस आधार पर कि कोई पुरुष है या महिला। अब बात करते हैं मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी की। ये वो सबसे कम सैलरी है जो सरकार तय करती है और कोई भी कंपनी या मालिक अपने कर्मचारी को इससे कम लीगली दे ही नहीं सकता। और हां, इसे तय करते वक्त कर्मचारी का स्किल लेवल और वो किस शहर या इलाके में काम कर रहा है, इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है। और इसी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी चीज है फ्लोर वेज। इसे आप एक तरह का नेशनल सेफ्टी नेट समझ सकते हैं। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और इसका मतलब यह है कि कोई भी राज्य सरकार अपनी मिनिमम वेज को इस नेशनल लेवल से नीचे सेट नहीं कर सकती। ये एक बेसलाइन है। और यह भी पक्का करने के लिए कि वक्त के साथ सैलरी की वैल्यू कम ना हो जाए, कोड में साफ लिखा है कि हर 5 साल में कम से कम एक बार मिनिमम वेज को रिव्यू किया जाएगा। यह बहुत जरूरी कदम है ताकि सैलरी महंगाई के साथ साथ चल सके। यह कोड सैलरी मिलने की जो अनिश्चितता होती थी उसे भी खत्म करता है। अब चाहे डेली वेज हो, वीकली हो या मंथली, सबके लिए एक क्लियर डेडलाइन तय कर दी गई है। इससे काम करने वालों को एक भरोसा रहता है कि उनकी मेहनत का पैसा कब मिलेगा। अब आते हैं बोनस पर। यहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है। जो भी कर्मचारी बोनस के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें अपनी सैलरी का कम से कम 8.33% सालाना बोनस मिलना ही मिलना है। यह वर्कर्स के लिए एक पक्की गारंटी है। हां, लेकिन कुछ खास मामलों में कोई कर्मचारी अपना बोनस का हक खो भी सकता है, जैसे कि अगर उसे धोखाधड़ी, हिंसा या चोरी जैसे किसी सीरियस वजह से नौकरी से निकाला गया हो। जाहिर है, कोई भी कानून सिर्फ कागज पर अच्छा नहीं लगता। असली सवाल तो यह है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया रोल बनाया गया है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। देखिए, इनका काम सिर्फ गलतियां पकड़ना नहीं है, बल्कि कंपनियों को सही रास्ता दिखाना भी है। मतलब ये अधिकारी सलाह और मदद भी देंगे ताकि नियमों को फॉलो करना सबके लिए आसान हो जाए। तो फोकस सजा देने से ज्यादा मदद करने पर है। तो अगर कोई नियम तोड़ता है तो क्या होगा? यहां हम देख सकते हैं कि पहली बार गलती करने पर जुर्माना है, लेकिन अगर वही गलती 5 साल के अंदर दोबारा की जाती है तो सजा बहुत कड़ी हो जाती है। जुर्माना भी बढ़ता है और जेल तक हो सकती है। इससे एक साफ मैसेज जाता है कि सरकार इन नियमों को लेकर कितनी सीरियस है। तो इन सबका भारत के करोड़ों वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर में इस वेतन संहिता का मिशन इन सभी पॉजिटिव लक्ष्यों को असलियत में बदलना है। इसका मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जो आसान हो, जिसमें सबके साथ बराबरी का बर्ताव हो और जो ज्यादा सुरक्षित हो, ताकि देश के हर काम करने वाले को इसका फायदा मिले। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं,
क्या ये नया कोड सच में पूरे भारत में काम और वेतन की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। India's economy runs on the physical and intellectual labor of roughly 500 million workers. Coordinating their pay and ensuring fairness requires strict rules. For decades, these rules were scattered across 4 fragmented labor laws, dating back to 1936. This created severe loopholes, allowing employers to delay paychecks, make unapproved deductions, and maintain massive wage gaps between men and women doing identical jobs. To fix this, the Indian Parliament passed the Code on Wages 2019. The law strips away the old maze, repealing those 4 outdated acts and replacing them with a single unified system. This structural reset overrides all previous fragmented wage agreements, creating one unified standard for every employer in the nation. The first major pillar of this legislation targets the most vulnerable demographics, the millions of workers outside the corporate sector who perform heavy physical labor. This chart shows how the new floor wage operates. The central government sets a strict base level, the solid horizontal line you see here. Individual state governments have the freedom to set their local minimum wages higher, but they are physically barred from dropping below this central floor. The government calculates this exact minimum number by factoring in the specific skill level required for the job and the local geography. By law, they must review and revise this baseline every 5 years. The second major pillar addresses a long-standing imbalance, a strict guarantee of absolute equality for female workers. Employers are strictly forbidden from paying women less than men for the same or similar work. That legal protection also extends to the hiring process. Companies cannot discriminate based on gender during recruitment. By tying pay directly to geography and skill while mandating gender neutrality, the law transforms these standards into enforceable legal rights. The third pillar focuses entirely on corporate payroll clocks, ensuring that workers actually receive the money they've earned exactly when they expect it. This timeline illustrates the exact payment deadlines mandated by the code. Daily workers receive their pay at the end of their shift. Weekly workers are paid on their last working day, and monthly workers must have their wages in hand by the 7th day of the following month. The law also enforces a mandatory bonus structure. Any eligible employee who works at least 30 days in a year is guaranteed a minimum bonus of 8.33% of their wages. Employers must pay this out within 8 months of the accounting year's close. To ensure companies follow these rules, the government appointed new inspector-cum-facilitators. These officials monitor compliance on the ground, supported by central and state advisory boards, which must be composed of at least 1/3 women. If an employer violates these rules or pays below the minimum wage, they face serious consequences. Repeat corporate offenders are subject to fines up to 100,000 rupees and can face up to 3 months in prison. Rigid deadlines and potential prison sentences turn these new labor protections into a very aggressively enforced, unavoidable reality. This brings us to the ultimate legal mechanism of the code. An employer cannot force an employee to sign away or give up their rights to these wages or bonuses. If a contract attempts to do so, that specific clause is immediately void. The code explicitly overrides any previous law, settlement, or private agreement if it conflicts with these new worker protections. However, the drafters carefully carved out exceptions to protect vital existing safety nets. The provisions intentionally do not disrupt programs like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. The Code on Wages 2019 serves as a definitive rewriting of the contract between capital and labor in India. It demands strict corporate compliance while shielding the individual worker from exploitation. Fair wages, zero discrimination, guaranteed. India's economy moves on the shoulders of hundreds of millions of workers. It is a staggering physical force of daily labor, from manufacturing lines to massive construction sites, driving one of the fastest-growing markets on Earth. But for decades, the legal structure supporting that workforce was stuck in the past. Up until recently, Indian wage law was a fragmented web of 4 separate acts. Some of those rules, like the Payment of Wages Act, were written in 1936,
back when industrial labor looked entirely different. Having 4 overlapping, sometimes contradictory laws created massive loopholes. Employers navigated confusing definitions of what actually counted as pay, leading to widespread delayed payments and legal gray areas that left millions of workers vulnerable to exploitation. A 21st century global economic power simply cannot operate on a fractured colonial-era legal foundation. The system required a total replacement. That replacement arrived when the Indian Parliament passed the Code on Wages in 2019. It swept away those 4 aging laws and combined them into a single, unified legal standard for the entire country. On this map of India, you see how state minimum wages fluctuated wildly. The code introduces a strict floor wage set by the central government. States can set wages higher than this line, but are legally barred from dropping below it. The law also enforces a strict secondary baseline. It immediately bans gender discrimination. Employers cannot pay female workers less than male workers for the exact same or similar work, nor can they discriminate during the recruitment process. These absolute national baselines are designed to override local variations and historical gender gaps, creating a single, non-negotiable standard for every workplace in the country. So, under this new consolidated law, what exactly counts as a wage? This standard paycheck diagram breaks it down. The code defines a legal wage as basic pay plus dearness allowance, offsetting inflation. The definition deliberately strips out extras. Bonuses, rent, pensions, and overtime are calculated separately, excluded from the baseline. To ensure these baselines stay relevant, central and state advisory boards, which are mandated to be composed of at least 1/3 female representatives, must review and revise the minimum wage every 5 years. They adjust the rates based on worker skill levels, geographical regions, and specific working conditions. Standardizing the exact math of a paycheck eliminates a common tactic where employers would use complex arrays of allowances to make total compensation look higher while actually dodging their baseline minimum wage obligations. Once the exact wage is calculated, the transaction itself is strictly regulated. Payments must be made through transparent, traceable mediums like cash, checks, or direct electronic bank transfers. The code also dictates exactly when that money must arrive. For daily wage laborers, payment is due at the very end of their shift. For weekly workers, it must be paid on the last working day of that week. For salaried employees on a monthly schedule, companies have until the 7th day of the following month to deposit those funds. Then there is the mandated annual bonus. If an employee works for at least 30 days in a year and their wages fall below a specific governed threshold, they are legally entitled to a minimum bonus of 8.33% of their earned wages, or 100 rupees, whichever is higher. Employers have 8 months from the close of the accounting year to distribute it. There are strict behavioral requirements to keep that bonus. Any employee dismissed for fraud, theft, violent conduct, or sexual harassment immediately forfeits their right to those extra funds. The code effectively sets a strict and forcible countdown on every pay period, with the law demanding accountability the moment a deadline passes. To make sure these rules are actually followed on the ground, the government established the role of the inspector-cum-facilitator. These agents are empowered to examine company records, advise businesses on how to comply, and actively investigate violations. If those violations result in missing pay, this timeline shows the protective shield granted to employees. Workers or their trade unions have a full 3-year window to file official claims to recover any unpaid wages or bonuses from an employer. If an employer is found guilty of shortchanging their staff or ignoring the code, the financial penalties bite hard. A first-time offense carries a strict fine of 50,000 rupees. For companies that fail to learn their lesson, the consequences escalate rapidly. Repeat offenders can be hit with fines of up to 1 lakh rupees or face up to 3 months in prison. The state now possesses both the investigative reach to uncover corporate wage theft and the punitive teeth required to actually punish it. Perhaps the most crucial aspect of the 2019 Code on Wages is its absolute legal supremacy. It entirely overrides any conflicting local laws, state regulations, or private company contracts. Because of this top-down authority, businesses are legally barred from ever coercing an employee into signing an agreement that waives their rights to their mandated wages or bonuses. The law provides 3 unshakable pillars for the Indian workforce: fair minimum pay, zero gender discrimination in the workplace, and strict payout deadlines.
With the 2019 code, the right to fair pay and timely compensation is built into the legal architecture of the Indian economy.